गीता की फिलॉसफी कह लीजिए, उपनिषद की फिलॉसफी कह लीजिए। अल्टीमेट दुनिया कौन है? मुक्ति वाली दुनिया, भगवान की दुनिया। और ये दुनिया तो मृत्यु लोक है, इस दुनिया में तो कष्ट ही कष्ट है। ये तो कितनी गलत फिलॉसफी है, क्योंकि यही दुनिया तो असली है। इस दुनिया के अलावा जितनी दुनिया है वो हमें पता नहीं, तो कहानियां हैं। रिलीजन को किस नजर से देखा जाए? गीता में न मालूम कितने हजार साल पहले लिखा। आज वो सोसाइटी नहीं है, आज वो वैल्यूज नहीं है, आज उस तरीके का दुनिया नहीं है। आप उसको फॉलो करेंगे, लकीर के फकीर हैं आप। गांधी जी का एक बहुत ही फेमस कोट है, उन्होंने कहा कि आई लव जीसस क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक द क्रिश्चियंस। इंडिया की हिस्ट्री में आप मुझे बताइए कोई ऐसा वॉर हो जिसमें कि करोड़ों लोग मारे जाएं? एक मैथोलॉजिकल वॉर जो हम बात करते हैं महाभारत की, उसको हटा दीजिए, क्योंकि उसका तो कोई एविडेंस है नहीं, कोई एविडेंस है नहीं, कोई एविडेंस है नहीं। We have Dr. Avdesh Singh on the podcast again. He's an author and he's a very, very deep thinker on philosophy, mythology, religion, spirituality, logic, and context. So he's our guest for the second time because he is very, very special. I hope you enjoyed again. Keep floating with the fish. अब हमारी देखिए जो फिलॉसफी है, जिसको हम इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, हिंदू फिलॉसफी कह लीजिए, गीता की फिलॉसफी कह लीजिए, उपनिषद की फिलॉसफी कह लीजिए, उसमें अगर हम देखें तो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? मोक्ष। मोक्ष कब मिलेगा? आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी तब। और वो कब होगा? जब हम सारा अटैचमेंट, वर्ल्डली अटैचमेंट छोड़ देंगे। क्योंकि डेथ के समय अगर हमारा किसी भी चीज में कोई अटैचमेंट नहीं इस दुनिया की चीज पे, तो हम इस दुनिया में मुक्ति पा जाएंगे, हमारी आत्मा परमात्मा पे मिल जाएगी। तो इसका मतलब कि ये दुनिया तो हमारे लिए एक बैटल फील्ड है, ये हमारे लिए एक प्लेइंग ग्राउंड है। अच्छा मैच खेलेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट दुनिया कौन है? मुक्ति वाली दुनिया, भगवान की दुनिया। और ये दुनिया तो मृत्यु लोक है, इस दुनिया में तो कष्ट ही कष्ट है। ये तो कितनी गलत फिलॉसफी है, क्योंकि यही दुनिया तो असली है। इस दुनिया के अलावा जितनी दुनिया है वो हमें पता नहीं, तो कहानियां हैं। किसने देखा, जहां जाके कौन आके बताया है कि वहां किसने पे क्या बताया है ना? हाँ। अब आप सोचिए कि आपकी लाइफ का गोल ही यही हो गया कि आप जो है वो सब त्याग कर दीजिए, आप सन्यास ले लीजिए। सन्यासी की हमारे यहाँ बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है। तो भैया सब सन्यासी बन जाएंगे तो खाना कौन पैदा करेगा? आपने बाकी सबको इंफीरियर कर दिया। जिनके जो परिवार चलाते हैं, जो जिनके बच्चे होते हैं, वो तो इंफीरियर हो गए ना, गलत हो गया। हाँ। जो सन्यासी है वो सुपीरियर है। कभी आपने सोचा क्या सन्यासी जो व्यक्ति है वो अगर सोसाइटी में सब सन्यासी हो जाएं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो उस फिलॉसफी की वजह से ही तो हम सारे गिर गए ना, कि हम बाहर से लोग आए, हम लोग साहब जातियों में डिवाइडेड थे। क्षत्रिय लड़ेगा, बाकी कोई नहीं लड़ेगा। ब्राह्मण तो पूजा करेगा, वैसे बिजनेस करेगा, बाकी सेवा करेंगे। क्षत्रिय हो गए 2-4%, उसमें भी राजा का जो पुत्र होगा या जो मेन स्ट्रीम में रहेगा लड़ेगा। तो क्या हुआ? लड़ने वाले 5%, बाहर से लोग आए, जीत गए। अगर आप जर्मनी की बात करिए, अगर आप यूरोप की किसी कंट्री की बात करिए, वहां 100 का 100% आदमी लड़ा। जब वहां पे वॉर्स होते हैं तो हर घर से कॉन्स्क्रिप्शन होता है, मिलिट्री में लड़ना कंपलसरी होता है। अगर उनकी 10 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 10 करोड़ आदमी लड़ेगा। हमारे यहाँ 100 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 2 करोड़ भी लड़ने वाला नहीं है, तो कौन हारेगा? तो हमें उन सारी चीजों से बाहर आना है। हमें ये बताना है भाई यही दुनिया असली है, इस दुनिया के बाहर कुछ नहीं है। ये मुक्ति, ये साल्वेशन, ये सब धोखा है। और जो आदमी भी ये प्रॉमिस करता है कि साहब ये करिए, आप सारा धन हमको दे दीजिए, मोह माया त्याग, अरे मोह माया ही तो जिंदगी है। अगर जिंदगी में मोह ना हो, आप सोचिए परिवार ना हो, आपके बच्चे ना हो, आपका पति ना हो, क्यों फिर? तो फिर क्यों हो? हाँ। वही तो जिंदगी में खुशी देता है। बिल्कुल। आपके पास पैसा ना हो, माया ना हो, तो साहब आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। और क्या? तो हम क्यों इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं कि भैया यही दुनिया है और इसी दुनिया में हमें बेस्ट लाइफ लीड करनी है, इस दुनिया के बाहर कोई दुनिया नहीं है। ये भ्रम हमें हटाने की जरूरत है। सो दैट मीन्स कि लेट्स से यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो लोग पैसा चेज कर रहे हैं,
या नाम फेम चेज कर रहे हैं, वो सही रास्ते पे हैं फिर? नहीं, अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि क्या हमें चेस करना चाहिए, ये हमें फिलॉसफी से सीखना चाहिए। देखिए हमें जिंदगी में क्या चाहिए, हमें जिंदगी में चाहिए खुशी, हैप्पीनेस, है ना? बिल्कुल, अल्टीमेट गोल तो वही है। हमें ऐसा लगता है कि पैसे से आएगा या फेमस होने से आएगा, बट चाहिए सबको खुशी। सो टू दैट एक्सटेंट पैसा आपको हेल्प कर रहा है हैप्पीनेस के लिए, इट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड। आप जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मैं आज की तारीख में मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैं और मेरी वाइफ, हम लोग बच्चे हमारे बाहर चले गए, हम लोग 2 जने रहते हैं। अब हमारा जो खर्चा है वो 40-50 हज़ार रुपये में हो जाता है। हमारा अपना छोटा सा घर है, फ्लैट में रहते हैं, 40-50 में आता है। हमारा एयर कंडीशन भी उसमें अफोर्ड हो जाता है, कार भी अफोर्ड हो जाती है, हम आराम से रहते हैं। अब उस लेवल तक अगर हमारे पास में पैसा है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आज मेरे पास में पैसा हो ही ना, या मुझे 10,000 रुपये मिले, तो शायद मुझे झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। तो इस लेवल तक पैसा मुझे एक हैप्पीनेस दे रहा है। लेकिन अगर सपोज करिए कि मैं एस्पायर ये करूं कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए, 10 लाख रुपए महीना चाहिए, तो वो हमारी खुशी को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो 10 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे शायद 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और शायद मुझे बहुत सारे अपने प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे काम मुझे ऐसे करने पड़ेंगे जो एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता, सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूं। तो वो हमारी खुशी को बढ़ाने की जगह दुख बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि किस लेवल तक पैसा चाहिए और हमें किस लेवल तक पावर चाहिए, किस लेवल तक फेम चाहिए। अब देखिए डायना का आपको केस मालूम है, प्रिंसेस डायना दुनिया में बड़ी फेमस थी, लेकिन वही फेम जो है उनकी मौत का कारण बना। तो क्यों भैया हमें इतना फेमस होना है? हमें फेमस होना चाहिए अपने जो जान पहचान के लोग हैं, अपने जो मित्र लोग हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट करने चाहिए। मेरा नाम सुने, भाई ये आदमी अच्छा आदमी है, इस आदमी पे हम विश्वास कर सकते हैं, ये आदमी जो कहता है वो करता है। अगर ऐसे 2-4 लोग भी हैं तो आपको खुशी देने के लिए बहुत है। इसका क्या मतलब है कि आपको करोड़ों लोग बड़ा अच्छा समझते हैं और आप अंदर से फ्रॉड हैं। आपने ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, जबकि असली में जो है आप बहुत सारे गोरख धंधे कर रहे हैं। अगर आप सोचिए ऐसी डायकोटॉमी में रह रहे हैं कि दुनिया आपको अच्छा समझती है और आपको मालूम है कि आपके पीछे क्या गोरख धंधा है, क्या आप खुश रह पाएंगे? क्या आप रात में सो पाएंगे? आपको लगेगा यार इस बंदे ने या किसी बंदे ने अगर मेरी पोल खोल दी तो मेरी तो सारी इज्जत जमीन में चली जाएगी। देखिए पैसा का मेन जो पर्पस है कि भी हमारी फिजिकल जरूरतों को पूरा करना, उसके बिना मैं समझता हूँ कोई आदमी खुश नहीं रह सकता। लेकिन एक लिमिट के बाद में उस पैसे का कोई यूज नहीं है। अगर मेरी जरूरत 50,000 की है या 40,000 की जरूरत है तो उसके ऊपर का पैसा मुझे कोई एडिशनल खुशी नहीं दे रहा है ना? मैं अगर सपोज करिए ज्यादा पैसा हो, मैं रेस्टोरेंट में जाके रोज खाना खाने लगूं, मैं फॉरेन ट्रेवल करने लगूं, तो क्या होगा? मोटा हो जाऊंगा, 50 बीमारियां हो जाएंगी, मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जिंदगी में एक ही चीज होती है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल बताता हूं। ये जो करेंसी है ना, डॉलर, रुपया, ये सब बेकार है। एक ही करेंसी होती है जिंदगी में, और वो करेंसी होती है टाइम की। क्योंकि हमारी जिंदगी में टाइम लिमिटेड है। अगर किसी चीज को आप पाते हैं, मान लीजिए आपने कार खरीदी, 50 लाख की कार खरीदी, आप ये देखिए कि उस 50 लाख के लिए कितने घंटों की जिंदगी आपने दी। अगर उसके लिए मान लीजिए आपने 1000 घंटे की जिंदगी दी, तो फिर आप देखिए कि वो 1000 की जिंदगी, जो घंटे आपकी जिंदगी से कम हो गए, क्या आपको फायदा उससे बेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Was it worth it? Yes. Every time when you do anything, don't count the money value of that. क्योंकि मैं मान लीजिए 10,000 रुपए 1 घंटे के कमा रहा हूँ, तो अगर मैं 10,000 रुपए का एक प्रोडक्ट लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक फॉरेन ट्रिप कर रहा हूँ, सपोज करिए इंडियन ट्रिप कर, 10,000 में कौन सी फॉरेन ट्रिप होगी? इंडियन ट्रिप मान लीजिए मैं घूम के आ जाता हूँ, एक होटल में 10,000 के रह गया मैं, तो मेरे लिए उसकी कीमत 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि उस 10,000 को कमाने में मैंने 1 घंटे का समय दिया और उसकी वजह से मुझे 24 घंटे तक का मजा मिला, एंजॉय किया मैंने। लेकिन अगर जो है उस 10,000 को कमाने में, अगर आपकी तनख्वाह सपोज करिए आपको 100 रुपए पर दिन का मिल रहा है
तो आपने उसके लिए 100 दिन की जिंदगी दी। अगर 10 घंटे रोज काम करते हैं तो 1000 घंटे दिए। अब वो 1000 घंटे की जिंदगी खर्चा करके अगर आप 24 घंटे एंजॉय करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो ये सारी चीजें वैल्यू आपको इस हिसाब से देनी चाहिए कि मैंने जिंदगी कितनी दी किसी भी चीज के लिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे पावर हो, चाहे फेम हो, चाहे प्रेस्टीज हो। आप हमेशा देखिए कि मैंने कितनी जिंदगी इसके लिए दी, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाला है। वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। वो टाइम। और इसीलिए एक ही वैल्यूएबल करेंसी मैं दुनिया में मानता हूं, वो है समय। और कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू को आप असेस करें, चाहे आप ये असेस करें बच्चों की जिम्मेदारी पे असेस करें, चाहे आप इस बात पे असेस करें कि मुझे कोई पैसा कमाना है, मुझे एक राइटर बनना है, मुझे एक फेमस पर्सन बनना है, तो आप सिर्फ एक चीज़ देखिए कि इसके लिए कितनी ज़िंदगी मैंने अपनी दी। तो क्या तरीका होगा कि हाउ डू वी असेस कि जो हम टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हम किसी चीज़ पे लगा रहे हैं, वो वर्थ इट है या नहीं है? कैलकुलेट कैसे करें? अब देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं जिसको मैं कहूँगा विन विन सिचुएशन। ओके। जैसे मैं राइटिंग करता हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक किताब लिख रहा हूँ, मुझे उससे एक पैसे की आमदनी नहीं हो रही है। ठीक है, या हो सकता है आमदनी हो जाए कल फ्यूचर में, लेकिन मैं जब काम अपना कर रहा हूं तो आई एम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ दैट। नाउ दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, दैट इज द एंजॉयमेंट। अल्टीमेटली कोई आदमी ऑफिस जाता है और वो 8 घंटे टॉर्चर को बियर करता है, तो उसका गोल क्या होता है? उसका गोल ये होता है वीकेंड पे मुझे समय मिलेगा, मैं कुछ समय अपने बच्चों के साथ गुजारूंगा, कुछ फॉरेन ट्रिप करूंगा, कुछ इंडिया में दोस्तों से मिलूंगा। उस समय को एंजॉय करने के लिए वो इतना टॉर्चर को बियर कर रहा है। अगर आप सपोज करिए एक ऐसा प्रोफेशन चूज करें या ऐसा कोई काम करें जिस काम को करने में आपको मजा भी आ रहा हो, तो कम पैसा भी मिले तो क्या दिक्कत है? आपका रोटी पानी चलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपकी रोटी पानी चल रही है तो आपका विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आप काम भी एंजॉय कर रहे हैं, तो टॉर्चर का कंपोनेंट कहाँ पे आया? आप वो खाली 2 दिन नहीं एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आप पूरा प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो। अगर हम अमेरिका की बात करें, मान लो सिंपल एग्जांपल, उन्होंने शायद 300-400 नोबेल लॉरेट क्रिएट किए हैं पिछले 100 सालों में। बिल्कुल। हमने कितने क्रिएट किए? शायद कोई नहीं, इंडिया में रह के तो शायद ही कोई बना, है ना? जो इंडियंस हुए भी हैं वो बाहर जाके हुए। ओलंपिक में मेडल कौन जीतता है? वो जीतते हैं। लिटरेचर में बेस्ट बुक्स कहाँ लिखी जाती है? वहां लिखी जाती हैं। मूवीज, बेस्ट मूवीज कहाँ बनती हैं? अक्सर वहां बनती हैं। आप कोई भी फील्ड उठा लो, टॉप कंपनीज कौन बनाता है? वो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बंदा आइडेंटिफाई करता है जल्दी से जल्दी अपनी एज में कि मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। और फिर वो अपनी जिंदगी उसमें लगाता है। फेल भी होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो तभी क्रिएट होगा जब आपका टैलेंट और आपका प्रोफेशन मैच करेगा। जिसने फिलॉसफी के बारे में कभी नहीं पढ़ा, कुछ समझा नहीं है, सच ये एक वर्ड है, एक टर्म है, क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए फ्रॉम अ फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू? वो कौन सी फिलोसफीज है लाइफ की, चाहे वो वेस्ट से आई हों, चाहे वो ईस्ट से आई हों, चाहे वो इंडिया की हों, कहीं की भी हों, which are the some of the philosophies that you really believe in, and उसको जिसने नहीं समझा हो वो कहाँ पे उसके बारे में और पढ़े समझे, how to go deeper into it? देखिए, फिलॉसफी का अगर बहुत ही सिंपल मतलब निकालें, तो फिलॉसफी कहते हैं लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम। ओके। हमें फिलॉसफी को धर्म नहीं बनाना है। हमें ये नहीं कि मैं तो कांतियन हूँ, मैं तो यूटिलिटेरियन हूँ, मैं तो वेदांतिक हूँ। जिस दिन आपने वेदांतिक कह दिया तो उस दिन आप धर्म बना लिया आपने उसको। पहली बात तो ये है कि आपको जिंदगी में क्वेश्चंस करते रहने की जरूरत है। कोई भी कहीं भी किसी भी किताब में लिखा हो, चाहे धर्म ग्रंथों में लिखा हो, आपको क्वेश्चन करना है कि भाई क्या ये सही है? क्या जो इसमें लिखा हुआ वो वाकई में जिंदगी में होता है? क्या मैं अगर ऐसा करूं तो क्या वाकई में वो रिजल्ट मिलता है जो प्रॉमिस किया गया है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पे आपको डिफरेंस दिखे थ्योरी में और प्रैक्टिस में, क्वेश्चन करिए और फिर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। और ये जर्नी आपको ट्रेवल करनी है। फिर आपको चाहे किताब पढ़नी हो, चाहे लोगों से सीखना हो, आप उसको सीखिए, है ना? ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो असली फिलोसोफर वो नहीं है जिसने फिलोसफी में पीएचडी कर रखी। मेरे पास फिलोसफी की कोई डिग्री नहीं है और फिलोसफी पे शायद रोज हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश होते होंगे। मैं उसको बिल्कुल किसी लायक नहीं मानता।
क्योंकि फिलॉसफी को अगर आपने एक प्रोफेशन बना दिया तो यू हैव एक्चुअली गॉन अवे फ्रॉम द फिलॉसफी. Why? Because philosophy is not a subject. Philosophy is the way you live your life. That is why it is a, what is the philosophy of your life? You have to develop your philosophy. It's very personal. It is personal. Yes, you have to have your experience. अभी जो मान लीजिए एरिस्टोटल ने कह दिया 5000 साल 2000 साल 2500 साल पहले, या गीता में न मालूम कितने हजार साल पहले लिखा, आज वो सोसाइटी नहीं है, आज वो वैल्यूज नहीं है, आज उस तरीके का दुनिया नहीं है. आप उसको फॉलो करेंगे, लकीर के फकीर हैं आप. आज आपको देखना है कि आज क्या हो रहा है. आज की फिलॉसफी अगर आपको समझनी है, आज की ज़िंदगी अगर आज जीनी है, आपको आज के समय में जितनी किताबें हैं पढ़नी हैं जो आपको लगे जरूरी हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी, देखिए ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता है, ज्ञान की कोई रीज़न नहीं होता है, आपको पढ़नी है और फिर उसको ज़िंदगी में फॉलो करना है. देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई भी किताब पढ़ता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ, पहले दिन से मैं उसको फॉलो करता हूँ. देन एंड देयर अगर आज मुझे ये चीज़ सही लगी, मैं उसको उसी मूवमेंट से फॉलो करूँगा. फिर मैं ये देखूंगा क्या वाकई में वो मुझे आउटकम मिल रहा है जो इस किताब में प्रॉमिस किया गया है या इस थ्योरी में प्रॉमिस किया गया है. वो अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखो. यस, नॉट ओनली माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखूंगा कि भाई ये बंदा जो है, दूसरा बंदा ये फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, इसकी ज़िंदगी कैसे जा रही है, क्या वाकई में वैसे जा रही है जैसे ये सोचता है कि जा रही है. मैं तो भाई बहुत सारे जैसे आपको ऑफिसर्स मिल जाएंगे जिन्होंने 100 करोड़ बना लिया, 1000 करोड़ बना लिया है. मैं देखता हूँ क्या वो खुश हैं. मैं तो फंडामेंटल पे जाऊंगा ना. अब अगर वो बंदा 100 करोड़ कमा करके दुखी है तो मैं भैया क्यों उस रास्ते पे जाऊं. ब्यूटीफुल. फिलॉसफी जैसे आपने बोला इट्स अ वे ऑफ लाइफ, यू नो, लव फॉर विजडम हुआ, तो इसमें इंडियन और वेस्टर्न क्यों है? हाँ, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए क्या होता है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं, हाँ, वो इवॉल्व होती हैं, है ना. जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं उसके हिसाब से इवॉल्व होती है. जैसे मैं आपको एग्जांपल सिंपल सा देना चाहता हूँ. आप इंडिया के अंदर हैं, हम लोग की सारी एजुकेशन इंग्लिश में होती है. आप अगर देखिए हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, किताबें आप जाएंगी बाहर साइन बोर्ड अंग्रेजी में होंगे, है ना. अब जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो फिर इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ेंगे आप. जैसे मैं जो किताबें पढ़ता हूँ 95% बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में है. ठीक है. हाँ. अब इमेजिन करिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं कुछ और पढ़ता, शायद लोकल जो हमारे हिंदी में किताबें हैं उनको पढ़ता, वो सब्जेक्ट सीखता जो कि मुझे अपनी नेटिव लैंग्वेज में बताए जा सकते हैं. हाँ. शायद मैं तमिलनाडु में लोगों से बात भी नहीं कर सकता. अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? क्योंकि अंग्रेजों ने आपके ऊपर रूल किया करीब 200 सालों तक. और जब उन्होंने रूल किया तो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया उसके अंदर हमें सारी नॉलेज इंग्लिश में दी गई. अब ये हुआ कि भाई पिछले करीब 70-75-80 साल से तो हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो सिस्टम जो बन गया आज भी वही सिस्टम चल रहा है. उसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो मुगल्स आए. मुगल्स के पहले और भी रूलर थे जो इस्लामिक रूलर थे जिन्होंने हमारे कंट्री को कई 100 साल तक रूल किया. हाँ. जब उनका रूल था तो उनके जो विचार थे, क्योंकि वो रूलर थे, तो लॉज वैसे बने, सब चीज़ें वैसी बनी और उनके विचार हमें एक्सेप्ट करने पड़े. तो हमारी सोसाइटी का जो इवोल्यूशन हुआ बिल्कुल अलग हुआ. अब अगर आप ऐसी सोसाइटी से कंपेयर करें जिसमें कॉन्टिन्यूटी रही, जिसमें कोई रूल नहीं किया, जैसे अगर हम चाइना के कंपेयर करें, जापान से कंपेयर करें या यूरोपियन के बहुत सारे कंट्रीज से कंपेयर करें, तो वहाँ का सिस्टम अलग डेवलप होगा, तो वहाँ के वैल्यूज अलग डेवलप होंगे. तो इसीलिए जो फिलॉसफी होती है, देखिए फिलॉसफी सोसाइटी से आती है. अगर मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा. हमारे देश में ये बहुत बड़ा एक मंत्र माना जाता है और बहुत उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि परमो धर्मा का मतलब हो गया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है ना. अब क्यों हम कहते हैं भाई ऐसा? ये अहिंसा परमो धर्मा आप अगर यूरोप में जाके कहें कोई नहीं मानेगा. क्यों? क्योंकि यूरोप की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो शुरू से जब से हम देख रहे हैं वो वॉर की हिस्ट्री है. वहाँ पे वॉर्स होते रहे हैं. अभी आपने जो सबसे रिसेंट ब्लड सेट जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसके अंदर करीब 8 करोड़ लोग मारे गए. अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के हिस्ट्री में आप मुझे बताइए कोई ऐसा वॉर हुआ जिसमें कि करोड़ों लोग मारे जाएं?
एक मैथोलॉजिकल वॉर जो हम बात करते हैं महाभारत की, उसको हटा दीजिए क्योंकि उसका तो कोई एविडेंस है नहीं। लेकिन अगर हम एक्चुअल वॉर की बात करें तो शायद मेरे ख्याल से जो सबसे ब्लडी वॉर हुआ है वो कलिंगा वॉर था, जो कि अब से करीब 2500 साल पहले अशोका के पीरियड में हुआ। और उसमें कितने लोग मारे गए? 5 लाख लोग मारे गए, है ना। उसके बाद में कोई उस लेवल का वॉर, और उस वॉर ने भी वहां पे अशोका के माइंड को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, इतना उनके अंदर गिल्टी फीलिंग हुई कि उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी जो, अगर आप हमारी 2000-3000 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारे यहाँ कभी इस तरीके के ब्लडी वॉर्स हुए ही नहीं, जो कि सालों साल तक चलते रहें, जिसमें करोड़ों लोगों को हम मार दें, वो हमारे ही धर्म के लोग हों, हमारे एक दिन हम भाई बहन हैं, एक दिन भाई भाई, अगले दिन हमने मार दिया। तो वहाँ पे जो लोगों की सोच होगी वो बिल्कुल अलग होगी। अब वॉर चल रहा है और वहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोगों से कहीं अहिंसा परमो धर्मा, तो आपको तो देशद्रोही बता देंगे। भाई अगर वॉर चल रहा है आप कहते हो भाई आप हथियार छोड़ दो, कौन मानेगा? क्या बोल रहे हो, है ना। अब जब आप हिटलर ने जब अटैक किया इंग्लैंड पे, और हिटलर का पूरा यूरोप में जब चल रहा था, पूरा जो टेरर चल रहा था, तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी इंग्लैंड के लोगों के लिए, और उन्होंने कहा कि साहब आप अहिंसा फॉलो करिए, अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दीजिए, अगर वो आपकी ज़मीन लेना चाहते हैं ज़मीन ले जाने दीजिए, अगर वो आपके वायलेंस करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उनको मारने दीजिए, आप अपनी आत्मा को बस समर्पित मत करिए, उनको करने दीजिए जो करने हैं, अहिंसा को फॉलो करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये ब्रिटेन वाले मानेंगे? माने? आपको लगता है कि ये हिटलर के ऊपर ये काम करता? नहीं काम करता। इंडिया में वही चीज काम करी, लेकिन वहां पे नहीं काम कर दी। तो इसीलिए जो फिलॉसफी होती है वो वहां की जमीन से पैदा होती है, और जिस जमीन से पैदा होती है वहां की संस्कृति लेकर के चलती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे इवन विद इन इंडिया की हम बात करें तो यहाँ की सोसाइटी भी बिल्कुल अलग है। एक सोसाइटी, एक वैल्यूज फिलॉसफी आप देखेंगे गांव के अंदर, एक देखेंगे अर्बन इंडिया में, सेमी अर्बन इंडिया में, एक आपको मेट्रो में मिलेगी। मेट्रो के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो मेट्रो के अंदर जो वैल्यूज हैं वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज ऑलमोस्ट वही वैल्यूज हैं जो कि आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगी, लंदन में मिलेंगी, सिडनी में मिलेंगी। और उन्हीं वैल्यूज को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वही आज के समय इंडिया को चला रहे हैं। चाहे वो आपके बिजनेसमैन हों, जो एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो कंपनीज के सीईओज हों, चाहे वो अमेरिका में जाकर के वहाँ की टॉप पोजीशंस पे आए। अगर आप पुरानी जो वैल्यूज हमारी जो जिस पे हम हजारों साल से चलते आए, जिसमें हमने रोल डिफाइन किए कि भाई किस कास्ट का क्या रोल होना चाहिए, औरतों का क्या रोल होना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर हम उसी वैल्यूज पे, और अभी भी हमारा सोसाइटी जो चल रही है बहुत, वो पीछे रह जा रहा है। इवन अगर हम विद इन इंडिया हम इस बात को देखें तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को फॉलो करने वाले लोग आगे निकलते चले जा रहे हैं, और जो लोग उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं पीछे रहते चले जा रहे हैं। तो उनको भी लग रहा है यार कि हम वहां पहुंचे। इसीलिए आप देखिए गांव से लोग भाग करके शहर आते हैं, शहर से लोग भाग करके मेट्रो जाते हैं, क्योंकि वहां पे आप जाते हैं, वहां की वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं तो आपके सक्सेस की चांसेस बढ़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज हैं वो परकुलेट हो करके वेस्ट से इंडिया में मेट्रोज में आ रहे हैं, फिर मेट्रोज के साथ में छोटे शहरों में आ रहे हैं, छोटे शहरों से फिर गाँव के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेट से सब चीज़ एक्सेसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हर आदमी देखिए ज़िंदगी में सफल होना चाहता है। हर आदमी ज़िंदगी में चाहता है कि हम एक अच्छा पैसा कमाएं, एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, और उसके लिए फिर वो उन लोगों की तरफ देखता है जो सक्सेसफुल हैं, जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, वो करके अचीव कर चुके हैं। फिर वो सोचता है कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया जो कि हमने नहीं किया, और फिर हम अगर वही चीज हम करें तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसीलिए वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल होती हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो हम अपनी जो पुरानी वैल्यूज हैं उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। हमारी जो वैल्यूज, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, ये कपड़े के हम पहनते थे अब से 50 साल पहले। आप जो पहनने क्या 50 साल पहले पहनते थे? कहाँ से आई ये चीजें? तो ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे इंडिया में अडॉप्ट किया। जैसे कि मैंने इंडिविजुअल लेवल पे कहा कि मेरी फिलॉसफी ये है, तुम्हारी फिलॉसफी अलग है, लेकिन अगर मैं अपनी फिलॉसफी को फॉलो करके एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता हूं तो फिर आप अपनी फिलॉसफी को क्वेश्चन करोगे, फिर आप कहोगे यार मुझे भी ऐसा बनना, तो मुझे फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए। तो इसीलिए कोई भी वेस्टर्न कंट्री जो है वो इंडिया की फिलॉसफी के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि इंडिया तो उस फिलॉसफी को फॉलो करके कहाँ पहुंच गया। आज सबसे गरीब कंट्रीज में एक है। अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो शायद हम 140 नंबर पे आते हैं, भले ही हमारी 140 करोड़ या 150 करोड़ की पॉपुलेशन, टोटल इनकम जोड़ करके हम
5वें या चौथे नंबर पे आ जाते पर कैपिटल हैं, में लेकिन तो पर नहीं है। कैपिटल में तो वहां पे आते हैं। बिल्कुल। तो फिर जो आदमी पर कैपिटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हम तो वैसा बनना चाहते हैं ना। अब स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारे से 40 गुना ज्यादा है, भले उसकी जो जीडीपी है शायद वो टॉप 40-50 में नहीं आएगी, बट वहां पे एवरी इंडिविजुअल इज डूइंग बेटर। एवरी इंडिविजुअल इज डूइंग बेटर। Yeah. तो हम वैसा बनना चाहते हैं ना, वो लोग हमारे जैसा नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहे जितना भी ढिढोरा पीट लें कि हम बड़े स्पिरिचुअली बड़े इवॉल्व हैं और हम जो हैं साहब विश्व गुरु हैं दुनिया भर के, लेकिन कौन आदमी है जो अमेरिका का बंदा है जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में भेजेगा आपको पढ़ने के लिए? आप जाते हो वहाँ पे, आपको वहाँ की नौकरी चाहिए, उनको आपकी नौकरी नहीं चाहिए, उनको आपकी लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो है फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिलॉसफी अगर समझते हैं तो पहली बात तो ये है कि आप अलग अलग विचारों के लोगों को समझ सकते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया कि आज जो हम लोग हैं, हम लोग अगर हम अब से 2 जनरेशन पहले से कंपेयर करें तो वो लोग कहेंगे दे आर वेरी वेस्टर्नाइज्ड, वी आर वेस्टर्न, आवर जनरेशन। एंड अब से नेक्स्ट जनरेशन तो और भी वेस्टर्नाइज है, वो हमें वेस्टर्नाइज लगेगी, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारे ऊपर, और इन्फ्लुएंस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हमें एक सफलता का रास्ता भी बता रहा है। ठीक है, उसके साथ में निगेटिव चीज़ें हैं, तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि भाई उनकी निगेटिव चीज़ों को हम अडॉप्ट ना करें, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करें और इंडिया की भी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें, तभी हम बेस्ट लाइफ को लीड कर सकते हैं। यस। दूसरा जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बेसिकली ये बताती है कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसके पीछे क्या है। जैसे मान लीजिए हम सिंपल सी चीज़ें कहते हैं, मान लीजिए देयर इज अ लव बिटवीन 2 पीपल, लेट अस से। अब ये चीज हमें दिख रही है, लेकिन क्यों है ये लव, क्यों है मैं मेल और फीमेल्स के बीच में, लेट अस से। व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू ब्यूटी, व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें हमें बड़ी नेचुरल सी लगती हैं। हाँ। आप एक आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं, मान लीजिए जैसे डॉक्टर कलाम की हम बात कर लें, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, सभी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी धर्म का आदमी हो, तो ये तो हमें लगता है रिस्पेक्ट, बट क्यों करते हैं? भाई उनके पास तो कोई बहुत पैसा नहीं था, वो हमारे धर्म के भी नहीं थे, बहुत से लोग ये कहेंगे हमारे धर्म के भी नहीं थे, क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? तो ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आप किसी को नफरत करते हैं तो क्यों नफरत करते हैं, उसके पीछे क्या है, वो बेसिकली आता है मेटाफिजिक्स के दायरे में। उसके बाद में इसका जो थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं लॉजिक, कि जो भी चीज़ें हम डिसाइड करें हम उसको इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं, रीजन के बेसिस पे डिसाइड करें। क्योंकि लॉजिक की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ मान लीजिए, और मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है, भाई किस बेसिस पे हम उसको अच्छा कर रहे हैं। भाई मेरा बेटा है मान लीजिए, मेरी बेटी, मुझे तो लगता है दुनिया की सबसे अच्छी है वो, लेकिन दूसरा आदमी तो नहीं कहेगा। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी ओपिनियन बनाई जाए जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मान्य हो, तो कोई ना कोई रीजन तो देना पड़ेगा। तो ये फिर लॉजिक का फील्ड आ जाता है कि भाई लॉजिक क्या है, फिर लॉजिक में सही लॉजिक क्या है, गलत लॉजिक क्या है, लॉजिकल फैलेसी क्या है, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद में जो इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो है एथिक्स। एथिक्स का मतलब ये होता है कि क्या चीज जिंदगी में सही है, क्या चीज जिंदगी में गलत है। जैसे कि क्या सच बोलना सही है या झूठ बोलना सही है। मान लीजिए मेरे झूठ बोलने से लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं, तो इसका मतलब क्या वो सही है। या मान लीजिए मैथोलॉजीज ले लें हम, मान लीजिए मैथोलॉजीज के बारे में जैसे पुराण है, वेद हैं, या मान लीजिए आपके रामचरितमानस हैं, या रामायण हो गया या महाभारत हो गया। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छा इंसान बनाती हैं। तो भले ही इसके अंदर सत्य ना हो, लेकिन इसकी वैल्यू है क्योंकि ये एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, सिखा रही हैं, है ना। तो क्या झूठ बोल के अगर अच्छा मकसद अचीव होता है वो सही है, या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये जो एथिक्स होती है वो अलग अलग सिचुएशन पे हमें क्या सही एक्शन है, क्या गलत एक्शन है, इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो फिलॉसफी का है एथिक्स है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं ब्यूटी, या उसको कई बार एस्थेटिक्स कहा जाता है। कि एस्थेटिक्स का मतलब यह है कि कोई भी चीज हमें सुंदर क्यों लगती है। अब सुंदर लगने की जब हम बात करें तो एक तो व्यक्ति के हिसाब से आप देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बड़े सुंदर लगते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि सुंदर केवल चेहरे से नहीं होता है, अगर आदमी के कर्म अच्छे हों तो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। और सुंदर से सुंदर व्यक्ति हो, कर्म खराब हो, उसको आपको देखने की इच्छा नहीं होती। क्या चीज लोगों को सुंदर बनाती है? क्या ऐसी चीज है जिससे एक्शन सुंदर होते हैं? किसी आदमी ने, आपने देखा
किसी गिरते हुए आदमी को बचा लिया, एक आदमी बाढ़ में डूब रहा है, अनजान आदमी गया, उसको बचा लिया, हर आदमी कहता है बड़ा अच्छा काम किया। तो ये एक जो एस्थेटिक है कि क्या चीज़ों को, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सी चीज़ है ना, ये हमारे 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 दिल की चीज़ लगती है, उसका लॉजिक नहीं लगता है। भाई कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए सुंदर है तो है सुंदर, सब लोग कहेंगे सुंदर, अब इसको समझाओगे कैसे, है ना। हाँ। तो एस्थेटिक्स और सुंदरता का मतलब फिजिकल ब्यूटी नहीं है, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, इमोशनल ब्यूटी है, जिसमें कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, कुछ रिलेशनशिप बड़े गंदे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक वफादार है, मान लीजिए एक दूसरे के लिए फेथफुल है, एक दूसरे के लिए जान देते हैं, हमें बड़े सुंदर लगते हैं, क्या बढ़िया आदमी है लोग, है ना। और एक आदमी है मौके पे उसने जो है डिच कर दिया, फायदा उठा लिया उसका, हम कहते हैं बड़ा घटिया आदमी है, और नफरत हो जाती है कि नहीं है। तो ये चीज हमारा एस्थेटिक्स में आता है। उसके बाद फिर लास्ट जो उनका 6 कंपोनेंट है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर ये होता है कि जनता जो है एक सोसाइटी के अंदर किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, क्योंकि जो चीज़ मान लीजिए कि एक अमीर आदमी के लिए सही हो सकता है, गरीब आदमी के लिए सही ना हो, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए सही हो, दूसरे जेंडर के लिए सही ना हो। तो किस तरीके से हम ऐसी पॉलिसीज को लेकर के आए कि पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए, बेसिकली वो पॉलिटिक्स है। तो ये 6 जो पार्ट होते हैं ये बेसिकली ये आपका फिलॉसफी के पार्ट होते हैं। जिस आदमी को छूने से आपका धर्म भ्रष्ट होता था, आज वो आदमी देश का राजा है। तो मुझे बुरा लग सकता है, भाई मैं तो लूजर हूँ, हाँ, मैं तो चीजों को पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, लेकिन सोसाइटी के लिए तो अच्छा है ना, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी ऐसे तबके को सुन रही है जिसको हजारों साल तक आपने नहीं सुना। हाँ। तो इसीलिए पॉलिटिक्स जो है लोगों को समझने की जरूरत है। अगर हम पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे तो हम घृणा करेंगे उससे, उन लोगों से घृणा करेंगे, और इसलिए भी फिलॉसफी को जानना बहुत जरूरी है। सो आज का जो इंडिया है, वो जो ये डिमांड्स हैं, जो उसकी फिलॉसफी है, वो अपने डीएनए से तो आई नहीं ना, फिर ये तो इन्फ्लुएंस्ड है। मेरे फोरफादर्स का ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा, उनकी इनसिक्योरिटी, सब कुछ मेरे अंदर है। पहली बात तो ये है कि हर एक आदमी की एक टेंडेंसी ये होती है कि अपनी चीज को वो सोचता है कि बेस्ट है, हाँ, है ना। जैसे मान लीजिए आपका एक बच्चा है, हाँ, वो मान लीजिए बड़ा नॉटी है, बड़ा मतलब उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं भाई टेढ़ा है पर मेरा है कि नहीं है ना। बिल्कुल। तो आज के समय में जब हमारा एक ग्लोबल एक्सपोजर हो रहा है, हाँ, और हमारे लोग कुछ तो एक्चुअल में बाहर के कंट्रीज को देख करके वापस इंडिया में आए हैं, और जो नहीं भी गए हैं वो पिक्चरों में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग बड़े पीछे हैं। हमारे यहाँ की सड़कें, हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सिस्टम्स, हमारे यहाँ की लीडरशिप, हमारी किताबें, इसमें जो ज्ञान है यार वो क्वालिटी नहीं है। भाई आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, कितनी चीजें आप इंडिया की उसमें है बताइए। बिल्कुल। तो एक तरफ क्या होता है कि आपको अपने को प्रोटेक्ट करने की भी इच्छा होती है, क्योंकि पहली बार कई हजारों सालों बाद में हम ऐसी पोजीशन में हैं जब हम अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब से अगर हम 100 साल पुरानी बात करें तो आप मान लीजिए कहते हैं साहब हमारा जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी से बेटर है, मान लीजिए हम अब 100 साल पहले की बात करें, तो कौन मानेगा? वो कहेंगे देखो यार, तुम लोग जो है 30 करोड़ लोग हो, हम लोग 10,000 लोग मिलकर के तुम्हें पूरा देश को शासन कर रहे हैं, कौन सुपीरियर हुआ? आप तो नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल। आज आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो आप ये बोल सकते हैं भाई कि देखिए हमारा धर्म सुपीरियर, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे अंदर क्या अच्छा है। तो हमने देखा कि भाई पिछले 2-3 हजार सालों में कुछ बढ़िया तो निकला नहीं, तो फिर हम वहीं वेद पे पहुंचते हैं, पुराणों पे पहुंचते हैं, गीता पे पहुंचते हैं, कहीं तो मिल जाए कुछ तो मिले है ना। हाँ। और फिर हम उसकी बखान करने लगते हैं। हाँ। देखिए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रैशनली सोचना पड़ेगा कि भैया जिन फिलॉसफीज को फॉलो करके, जिन सोसाइटी के फ्रेगमेंटेशन जो हमारे हजारों साल पहले पूर्वजों ने किया, जातियों में बांटा, हम गुलाम रहे 2000 सालों तक,
क्या आज हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, या हमें उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जिससे आने वाला जो फ्यूचर हो वो ऐसा हो कि हम कभी गुलाम ना बने। तो ऐसे कंट्रीज या ऐसी वैल्यूज को हम फॉलो करें जो कि हमारी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाए। और ये पूरे स्पेस में रिलीजन को किस नज़र से देखा जाए, क्योंकि ये ओवरलैप होता है, क्योंकि हमारी जो फिलॉसफीज होती हैं, जैसे आपने शुरू में कहा था कि पहले वो रिलीजन के थ्रू बताई जाती थी, गॉड के थ्रू बताई जाती थी, अभी भी है। कुछ काफ़ी हद तक लोग रिलीजन, फिलॉसफी, माइथोलॉजी को मिक्स करते हैं, यू नो, एज इफ इट इज़ वन एंड द सेम, राइट? सो उस पर कुछ बताइए कि सेम तो नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट हाउ डू वी नो कि ये रिलीजन है, ये कोर फिलॉसफी है, ये लाइफ है, लाइफ लव ऑफ विजडम है, और ये माइथोलॉजी है, और ये लॉजिक है? अच्छा, जस्ट हेल्प बस्ट दैट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए हम रामायण की बात कर लें या महाभारत की बात कर लें, अगर हम उनको ये समझते हैं कि ये एक मैसेज है, ये एक स्टोरी है, जिस स्टोरी के थ्रू हमें बताया गया है अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में, तो हम वहाँ से एक मैसेज ड्रॉ कर सकते हैं, बिना इसको माने हुए कि वो भगवान थे, बिना इसको माने हुए कि ये एक्चुअली चीज़ हुई, लेकिन इस स्टोरी का मैसेज तो रियल है। जो प्यासा मूवी है भले ही पूरी की पूरी तरीके से आर्टिफिशियल हो, फिक्शन हो, बट उसका मैसेज तो रियल है ना। शोले का मैसेज रियल है। कोई भी मूवी अगर आप देखते हैं, उसके अंदर जो मैसेज है वो हमारी फिलॉसफी बनना चाहिए। हम अगर किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो धर्म ग्रंथ में वो जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को एज एन आइडेंटिफायर अगर हम माने, और हम ये माने कि जो भगवान के कैरेक्टर्स दिए गए हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें उसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आपको फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर के वैसा काम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये मानने चलें कि वो जो भी बातें कही गई वो असली में हुई, वो भगवान ने कही, हमको वही काम करना चाहिए, तो फिर आप गलती करते हैं। वो उतना ही हो गया कि अगर आप मानने लगें कि शोले की जो पिक्चर एक्चुअल में ऐसा हुआ था। तो हमें देखिए, जो फिलॉसफी है किसी भी धर्म ग्रंथ की, किसी भी स्टोरी की, किसी भी मैथोलॉजी के पीछे एक फिलॉसफी होती है। वो हमें बताता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। महाभारत के अंदर भी मिलेगा आपको, रामायण में मिलेगा, और उस फिलॉसफी को हमें समझना है, उस मैसेज को हमें समझना है, और उस मैसेज को हमें फॉलो करना है। कैसे समझो? आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा एक गांधी जी ने कहा था। गांधी जी का एक बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने कहा कि आई लव जीसस क्राइस्ट, I love the principles of Christianity, but I don't like the Christians who are fighting the war. देखिए, क्रिश्चियंस जो हैं, जो उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर जिस समय का कॉन्टेक्स्ट था, वो कहने को जीसस क्राइस्ट की फिलॉसफी के बारे में बात करते थे। वो सब अपने को क्रिश्चियन कहते थे। जीसस क्राइस्ट ने तो ये कहा कि भाई आपको कोई एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और आप कर क्या रहे हो? तो कौन आदमी असली क्रिश्चियन है? असली क्रिश्चियन वो है जो उनकी बातों को फॉलो करता है, बजाय इसके कि जो उनके रिचुअल्स को फॉलो करता है। इसी तरह अगर आप भगवान राम को वाकई में अपना आदर्श मानते हैं तो भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे चलिए, आप उनकी तरह सेक्रीफाइस करिए, आप उनकी तरह पे जो अधर्म है उससे लड़िए। वो है मैसेज। ये नहीं कि भगवान राम के मंदिर में जाके पूजा किया और उसके बाद लौट करके फिर वही फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब हम बातें करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों की, तो धर्म ग्रंथों से हमें कुछ सीखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैथोलॉजीज़ होती हैं, चाहे वो पुराणों के स्टोरीज़ हों, चाहे ये आपकी जो मॉडर्न फिक्शंस हैं, मूवीज़ हैं, वो सब कहीं ना कहीं ह्यूमन सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और उसको हमें सीखने की ज़रूरत है। उस मैसेज को आप सीखिए, उस मैसेज को आप इम्प्लीमेंट करिए लाइफ में, और देखिए कि वो क्या वाकई में सही है कि नहीं। अगर आपको सही मिलते हैं, अगर आप भगवान राम की तरह बिहेव करें और आपको उससे इज्जत मिलती है, आपको उससे सक्सेस मिलती है, तो क्यों नहीं। क्वेश्चन ये है कि हम समझें कैसे कि उसका एक्चुअल मतलब है क्या, क्योंकि या तो हम उसके सुपरफिशियल मतलब पे भी अटक सकते हो या हम डीपर भी जा सकते हैं जी। बट क्वेश्चन करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हम जो समझ रहे हैं वो अभी ऊपर से हम समझ रहे हैं या डीप जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए कि पांडव हार गए होते। हाँ, ठीक है, हारना ही था उनको। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, हारना ही था। वो तो एक योद्धा से नहीं लड़ सकते थे। तो क्या ये सही होता
कि किसी भाई के अधिकार को, जो उनके बच्चों का अधिकार था, उनके परिवार का अधिकार था, उससे बेदखल कर दिया जाए? नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें धर्म की भी रक्षा करनी, जो हमारे जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य को जीतना चाहिए। जो आदमी ईमानदार है उसकी जीत होनी चाहिए, जो आदमी सच्चा है उसकी जीत होनी चाहिए। तो अगर आप सच्चे को हारते हुए देखते हैं तो फिर आपको, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के अंदर ये विश्वास बना रहे कि सच जीतेगा तो बेटर सोसाइटी बनेगी। क्योंकि जिस दिन ये विश्वास लोगों के दिल से खत्म हो गया कि सत्य हारेगा जिस दिन, और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि सत्य की हार ही होनी है, तो कौन सत्य बोलेगा? और इमेजिन करिए कि ऐसी सोसाइटी जहां पे सब लोग झूठ बोले, वो कहां जाएगी? गटर में जाएगी। तो इसलिए मतलब हमें बहुत, ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये कोई इतना आसान इशू नहीं है। इसीलिए फिलॉसफी में हमें पढ़ना पड़ता है, हमें चीज़ों को देखना पड़ता है कि हम लकीर के फकीर हो गए अगर हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ सच बोलेंगे, और सच बोलने से चाहे धर्म हारे या जीते, चाहे दुनिया भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, भैया मैं तो सच बोलूंगा। ये भी गलत तो फिर तो कंप्यूटर हो गए ना आप। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सच और झूठ भी कॉन्टेक्चुअल है। नहीं, सच, और मैंने देखिए ये बात आपकी ऐसी है कि सच जो है वो तो एग्जिस्ट करता है। मतलब सच के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सच जो है वो है। 2+2 4 है तो है, वो फैक्ट ग्रेविटी का लॉ है, वो है। जब झूठ की हम बात करते हैं तो झूठ के दो पहलू हैं। झूठ क्यों बोला जा रहा है? झूठ क्या हमारे फायदे में बोला जा रहा है, अपने फायदे के लिए? जैसे जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, वो झूठ बोलते हैं अपने फायदे के लिए, वो गलत है। लेकिन क्या आप झूठ दूसरों के फायदे के लिए बोल रहे हैं? क्या झूठ आप धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं? एक कमजोर आदमी को उसकी पोजीशन रिस्टोर करने के लिए कर रहे हैं? एक अन्यायी आदमी को हराने के लिए कर रहे हैं? और अगर उसके उस पीछे पर्पस से, आपका कोई एजेंडा और आपका कोई एजेंडा नहीं है, तो अगर झूठ आप उस पर्पस से कर रहे हैं जो कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए है, जिससे लोगों का विश्वास धर्म पे, या धर्म का मतलब वहां मेरा उन प्रिंसिपल्स है जो सोसाइटीज को स्ट्रांग बनाते हैं, बना रहता है, विश्वास बना रहता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा झूठ बोलना किसी भी सच से बेटर है। तो हमें जो बचपन में बताया गया कि हमेशा सच बोलो, सच का साथ दो, मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा झूठ था। ये कैसे हो सकता है? कौन है जो हर वक्त सच बोलता है, और क्यों बोलना? उसको इतना मोरालिटी पे क्यों लेके जाना? सही बात है कि अगर आपका झूठ हार्मलेस है तो इट्स ओके, टोटली ओके। हर चीज़ को इतना सिग्निफिकेंट बनाने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रुथ वो है जो कि सबके लिए ही ट्रूथ है, वो एकदम डेफिनेट है, वो चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि ग्रेविटी। लेकिन जो झूठ है वो सब्जेक्टिव है, उसके ऊपर एक थॉट बनता है कि वो आप किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितना ज़रूरी है, आपका खुद का एजेंडा क्या है। सो दैट डिजर्व्स अ डिस्कशन, बट इट इज़ नॉट सो ब्लैक एंड वाइट कि भाई झूठ बोलना ही नहीं और सच ही बोलना है। चलो, एक बोझ तो कम हुआ। सो अवधेश जी के साथ बात करके इसी तरह से बहुत मज़ा आता है। हमारा जो उनका पिछला पॉडकास्ट था, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, वहाँ से शुरुआत हुई हमें जानने की। और आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि ये इतना पढ़ते हैं, इतना जानते हैं। और जैसे वो कहते हैं ना, ये हमेशा कहते हैं कि वो जितनी चीज़ें पढ़ते हैं वो तुरंत अप्लाई करते हैं। दैट इज़ वंडरफुल। पढ़ते तो हम बहुत सारे लोग हैं और 100 चीज़ों में से कोई 2-3 चीज़ें, 5 चीज़ें अप्लाई कर पाते हैं। बट दिस इज़ रियल डिसिप्लिन कि आपने कोई चीज़ पढ़ा, आपको पसंद आया और आपने उसको अप्लाई किया। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डेफिनेटली टेकिंग इट। यू मस्ट लिसन टू हिज फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। इट्स रियली रियली shaking the mind. And the second podcast is with Mr. Rajat Mitra, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हिस्टोरियन भी हैं, और उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया जनरेशनल ट्रॉमा के ऊपर। सो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड कैसे हैं कि हमको लाइफ को समझने में बहुत ईजी कर देती हैं कि आज जो चीज़ें हमारे लिए एक चैलेंज है या हमारा एक प्रिविलेज है, उसके दोनों के पीछे एक बहुत गहरा पास्ट है। हमारा कोई 2, 4, 5, 10 साल का नहीं, जन्मों का पास्ट है। अच्छा, अब ये पता भी चल गया कि हाँ पास्ट है, तो उसका क्या करें?
उसके भी तरीके हैं, उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट पहले समझ में तो आए कि क्या चीज़ है जो हमने खुद अडॉप्ट करी है, खुद उसको अपने जीवन में लाए हैं, और क्या चीज़ है जो हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं बट हमारे डीएनए में वो घूम रहा है, और अगर हमें चाहिए तो हम रख सकते हैं, और अगर हमें नहीं चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। भले ही चाहे वो फ़िलॉसफ़ी हो, चाहे वो हमारी ख़ानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी की समझ हो, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा ही हो, कोई भी चीज़ हो, बट फर्स्ट रियलाइजिंग, एक्सेप्टिंग कि वो है, एंड देन लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन is the key point. I hope you're enjoying all these phenomenal conversations that we are happening. I hope you're enjoying all these phenomenal podcasts that we bring to you. Keep floating with the fish. और अगर कोई टॉपिक, कोई गेस्ट है आपके पास में जो आपको लगता है उस पर और गहराई में जाना चाहिए, डोंट फॉरगेट टू राइट टू अस, DM us ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब. ज़रूर फॉलो करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें एंड हेल्प अस स्प्रेड द गुड वर्ड फॉरवर्ड. थैंक यू. अच्छा, इससे मुझे